तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा ओवरलैपिंग। ओके, तो देखो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बने या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, हम जानते हैं कि इस प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ये जो शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये दोनों एटम्स के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू होती है। और किस तरह से होती है कि जब दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाते हैं। इसी पेनिट्रेशन को हम बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। तो यही डेफिनेशन है, देखो कि द पार्शियल इंटर पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ इंटर पेनिट्रेशन होना ही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग। The electrons belonging to these orbitals are said to be shared electrons। और इस तरह से ये जो पेनिट्रेट ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोला जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। And the probability of finding the shared electron is maximum in the region of overlap than that at other place। और इस तरह से जो दोनों ओवरलैपिंग में, मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो एक रीजन बनता है ओवरलैप का, वहीं पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए बच्चों कि यही लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू दीज ऑर्बिटल्स मींस जो पेनिट्रेशन कर रहे हैं आर सेड टू बी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उन ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो जहां पर मैक्सिमम मतलब ओवरलैपिंग होगी वहीं पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी। समझ गए बच्चों, अदर पार्ट से, एटम के अदर पार्ट में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो जाएगी, जहाँ ओवरलैपिंग होगी। तो जैसे हम ये कहें, ठीक है, कि ये हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हुई। तो ये ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी यहाँ पर थी ऑर्बिटल के अदर पार्ट में, उससे यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग के कारण एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या बन गया, रीजन बन गया। और इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, केमिकल बॉन्ड। समझ गए ना। और यही शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, कि ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन ने वहां से फेंका और यहां से और दोनों एक दूसरे से मिल गए, ऐसा नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल आए और एक दूसरे में पेनिट्रेट हो गए, तो इसी को बोलता है ओवरलैपिंग। समझ गए ना। अब आता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। अब देखो बच्चों, ओवरलैपिंग जब होगी तो दो ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इनका मिलना एक डायरेक्शन में होगा ना, कि दोनों ऑर्बिटल किसी फिक्स डायरेक्शन में आएंगे तभी तो एक दूसरे में पेनिट्रेट होंगे ना। तो इसी के कारण जो केमिकल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो डायरेक्शनल नेचर का हो जाता है। तो यही लिखा है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, समझ गए बच्चों, टेक्स प्लेस एट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है, उनका क्या ओरिएंटेशन है, इसी के अनुसार ही ओवरलैपिंग होती है। विच डिसाइड डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। और यही क्या डिसाइड करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि बच्चों अभी आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि s को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, p है, d है, f है, ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसका मतलब है कि जब इनमें बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड का एक फिक्स डायरेक्शन होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब किसी डायरेक्शन में एटॉमिक ऑर्बिटल आके पेनिट्रेट होंगी। अब आता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना बच्चों, इसको तीन अलग अलग, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। पहली होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग,
दूसरी होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग और तीसरी होती है जीरो ओवरलैपिंग। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, इनके ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोब्स हैं, इनकी अलग अलग सिमेट्री होती है। मतलब इनकी वेव नेचर के बारे में बताया गया है कि एक लोब अगर मान लो प्लेन के ऊपर या फेस में ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ होता है, तो एक की सिमेट्री प्लस में लिखी जाएगी तो एक की माइनस में। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि इट इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम साइन, मींस इन सेम फेस। कि जो प्लस प्लस वाले ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं अगर वो आपस में मिक्स होते हैं या माइनस वाले माइनस माइनस वाले मिक्स होते हैं तो इसे बोला जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इन्हीं से बनता है बच्चों क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पॉजिटिव ओवरलैपिंग आएगी। तो इस तरह से मान लो पी जेड ऑर्बिटल एक है तो दूसरा पी जेड ऑर्बिटल बिल्कुल उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आ जाए और इनके दोनों डंबल प्लस प्लस या माइनस माइनस जो है डंबल के जो लोब्स हैं वो मिल जाएं, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो आपको साइन से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में बॉन्डिंग होती है, इसी में दो एटम के बीच में बॉन्ड बन जाता है। निगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब है इट इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ अपोजिट साइन, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो अपोजिट साइन ऑफ लोब्स, मतलब एक का प्लस तो दूसरे का क्या मिलेगा, माइनस, तो इसे हम बोलेंगे निगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो नॉन बॉन्डिंग या उसी को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी बच्चों, बल्कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके कारण बॉन्डिंग में एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड ब्रेक होने की कंडीशन में आ सकता है। और तीसरी है जीरो ओवरलैपिंग, इट एम्प्लाइज इनएबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। इसमें किसी भी प्रकार की इंटरेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मींस एक पॉजिटिव साइन जैसे कि और दो एक प्लस और माइनस दोनों से मिले। अभी हम एक सिंबल से देखते हैं कि जैसे साइड वे ओवरलैपिंग या निगेटिव ओवरलैपिंग, आप देख रहे हैं कि ये है निगेटिव ओवरलैपिंग, कि यहां आप देख रहे हैं कि ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो यहां पर ये ओवरलैपिंग हुई मान लो, तो यहां पर आप देख रहे हैं निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें बॉन्डिंग नहीं होती बच्चों, क्लाउड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, बल्कि ये कंडीशन बन जाती है कि ये क्लाउड जैसे ये है और इस तरह से हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाओगे तो ये और बीच में ऐसा एक क्या बन जाता है, नोड, ऐसे। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है नॉन बॉन्डिंग, सॉरी बल्कि इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एमओ में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में, तो एंटी बॉन्डिंग एमओ बन जाएंगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब देखो एक एक करके, और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि जिसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे से जब मिक्स होंगी तो उनके एक का प्लस, और जैसे ये है देखो यहाँ प्लस और ये माइनस है और ये ऐसा आया, तो ऐसे मिक्स अगर होगा ना कि दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, तो ऐसे में क्या होगा कि प्लस प्लस और माइनस प्लस मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो यहां से एक एक करके डायग्राम से भी समझ लेते हैं हम। देखो इस तरह से, जैसे ये लिखा है एक्सियल पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो ये दो ऑर्बिटल जो आ रहे हैं पीजेड है मान लो, तो दोनों सेम एक्सिस में आके अपने सेम साइन वाले लोब्स का क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग और इसमें बॉन्डिंग होगी। ये किस किस के बीच में हो सकती है, पी और पी, मतलब सेम एक्सिस के पी ऑर्बिटल या कोई भी पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में भी ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब वो कोई भी ले सकते हैं बच्चों पी ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसके किसी भी तरफ से पी आ सकता है या किसी भी पी में जाके एस ओवरलैप कर सकता है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है देन पी जेड पी एक्स एस पी वाई एस पी जेड एस गिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग। समझ गए बच्चों कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब पी जेड इस तरह से मिले।
साइड वाइज भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि पाई बॉन्डिंग जब होती है तो ये मान लो प्लस प्लस वाले टर्मिनल हैं और ये क्या है बच्चों, माइनस माइनस वाले। तो इस तरह से माइनस माइनस और प्लस प्लस मिल गए और इस तरह से ये कहलाएगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग ड्यूरिंग, ठीक है, पाई बॉन्डिंग। किसमें होती है ये, पाई बॉन्डिंग में। ठीक इसी तरह से ऐसे भी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। तो पी वाई पैरेलल एक्सिस में मिलेंगे, पी वाई पी, ठीक है, और पी एक्स। तो अगर हम ये कहें कि ये एक्स एक्स मिल रहे हैं तो ये हो गए पी वाई। तो इनमें भी इस तरह से पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। और पाई बॉन्ड यहां पे भी क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड। तो पी एक्स पी वाई गिव साइड वाइज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब आता है निगेटिव ओवरलैपिंग। तो देखो एक्सियल कंडीशन में देखें हम तो इस तरह से आप इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव ओवरलैपिंग मतलब इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, नोड बन जाएगी और इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। या अगर पाई बॉन्डिंग में भी देखें तो प्लस माइनस आमने सामने अगर आ रहे हैं कि जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो इस तरह से। और कंडीशन क्या बनेगी कि ये ऐसे हो जाएंगे, देखोगे तो मतलब ये प्लस तो ये माइनस, तो ये माइनस तो ये प्लस। तो यहां पर आपको ऐसे दो नोड दिखाई देंगे, समझ गए ना। तो ये कहलाती है नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है जैसे ये है पी ऑर्बिटल और ये है एस, तो इस तरह से। या फिर एक पी ऑर्बिटल ये प्लस है और ये माइनस है, और दूसरा पी ऑर्बिटल आके यहां मान लो प्लस है, तो ये भी एक क्या है बच्चों, जीरो ओवरलैपिंग, इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा तीन अलग अलग ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखें। पी एक्स या पी वाई या पी जेड इनमें ओवरलैपिंग पॉजिटिव और एक्सियल होगी, और पी एक्स या पी वाई पैरेलल होके भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी दो अलग अलग एक्सिस के ऑर्बिटल, चाहे वो एस के हों या पी के हों, ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, उन जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी। अब आता है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो बच्चों कि यहाँ जो ओवरलैपिंग ये तो प्लस माइनस साइन के अनुसार थी। अब हम आते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, पैरेलल है, साइडवे है, उस तरह से बांटा गया है। तो इस ओवरलैपिंग में दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। इनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब दोनों एटम्स के ऑर्बिटल जो हैं इस तरह से मिलें कि उनके दोनों ऑर्बिटल एक ही एक्सिस में हो, मींस दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही एक्सिस में आते हैं, तब बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। तो यही लिखा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल overlapping of atomic orbital. The atomic orbitals overlap along the internuclear axis and involve end-to-end overlapping. The three types of axial overlapping give sigma bond. समझ गए बच्चों। देखो कैसे, जैसे S और S एक्सियल ओवरलैपिंग, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के न्यूक्लियस एक ही एक्सिस में आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग हो गई, हम इसे बोलेंगे क्या, एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसमें हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा जैसे कि हाइड्रोजन में। sp हो सकता है कि इसका भी न्यूक्लियस और ये भी एक सेम एक्सिस में आ रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, तो ये भी क्या कहलाएगी, sp एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे HF HCl मींस n और p के बीच में, सॉरी s और p के बीच में ओवरलैपिंग दिखाई देती है। जैसे HF ये बॉन्ड बन गया तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही एक्सिस में आ रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस। PP एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, S हो गई, SP हो गई, P और P। तो इस तरह से P और P ओवरलैपिंग हो गई। ये है, ये भी देख रहे हैं आप, दोनों के न्यूक्लियस, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं या दोनों एटम एक ही, उनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही एक्सिस में आते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से। तो ये कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग। PX PY एक्सियल ओवरलैपिंग गिव सिग्मा बॉन्ड। कभी भी PX PY से नहीं, PY से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक ही न्यूक्लियर एक्सिस में आने चाहिए ऑर्बिटल्स, तभी वो सेम साइन वाले, मतलब
तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आता है पाई बॉन्ड। तो देखो बच्चों, पाई बॉन्ड द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट दे आर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, कि इनके जो ऑर्बिटल्स के जो एक्सिस हैं, ये वाले जो न्यूक्लियस से हैं, वो एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, पैरेलल, इस तरह से। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई इसमें बना पाई बॉन्ड, ऐसे समझ गए ना, ये है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के न्यूक्लियस जो हैं एक पैरेलल एक्सिस में आ रहे हैं, इस तरह से। तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, तो एक क्लाउड इस तरह से और एक प्लेन के नीचे बन गया। This type of overlapping always takes place after some of the 3p orbital has already involved in axial overlapping forming sigma bond। समझ गए ना कि ऐसी जो ओवरलैपिंग है, साइडवे ओवरलैपिंग, ये केवल तभी पॉसिबल है जब 2p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना चुके होंगे, तभी 2p ऑर्बिटल पैरेलली एक दूसरे के आसपास आएंगे। जैसे 2 नाइट्रोजन है, तो ये 2 नाइट्रोजन में पहले ये बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग, फिर ये ओवरलैपिंग होगी, साइडवे ओवरलैपिंग, इस तरह से साइड वाइज। तो इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बने, और इस तरह से जब सिग्मा बनता है तभी पाई पॉसिबल है। पाई तो सिग्मा इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन पाई डिपेंडेंट है ऑन सिग्मा बॉन्ड में। तो एक्सियल ओवरलैपिंग और ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड वीक होता है। अब एक चीज आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों की इस कोई भी ओवरलैपिंग कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कौन सी वीक होगी। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग अगर आपको देखना है तो ये है डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब जितने ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे तो एस एस नॉन डायरेक्शनल है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एस पी और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पी पी बॉन्ड। अगर ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बोला गया है तो समझ गए ना, इस तरह से। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग देखें तो डायरेक्शनल नेचर, इसके अलावा साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो डायरेक्शनल नेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के इनवर्सली। इसका मतलब है कि 2p ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएंगे देन 2p 3p, और उससे वीक होगा 3p 3p के बीच में। ठीक इसी तरह से 2p 2p बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन 2p और 3d। ठीक इसी तरह से तो 2p और 3d ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 2py, ठीक है, और 3py, और इस तरह से 3p पाई 3p पाई बहुत ही वीक होगी। तो यहाँ साइज का भी इफेक्ट आ गया और डायरेक्शनल नेचर का। तो इस तरह से ये यहाँ पर साइज इफेक्टिव है बच्चों, और यहाँ पर डी का डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा इफेक्टिव है 3p के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए ये जो दिख रहा है कि यहाँ पर 2p और 3d ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना रहे हैं देन p और 3p और 2p के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये है स्ट्रेंथ देखना है। अब एक चीज बता दें, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है ना। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट न्यूक्लियर एक्सिस की। आप देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से दो एटम के बीच में इस तरह से सिलेंड्रिकली ऐसे फैला होता है। जबकि अगर आप इसकी बात करें पाई बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक प्लेन के ऊपर इस तरह से होता है और एक प्लेन के नीचे होता है, ऐसे, है ना। फिर आता है कि इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंस द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मच। तो इसमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही, ज़्यादा क्लाउड मिक्स होता है, जबकि ये थोड़ा सा पार्शियल ओवरलैपिंग है। एक्सटेंट ऑफ जो ओवरलैपिंग है काफ़ी वीक होती है या पार्शियल होती है। फिर है कि इट अलाउज, ठीक है, अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ एटम ऑन ग्रुप अबाउट द बॉन्ड, कि अगर आप सिग्मा बॉन्ड में ये एक एटम जुड़ा है तो ये पूरा रोटेट हो सकता है 360 डिग्री ऐसे। लेकिन ध्यान रखें कि पाई बॉन्ड में जो रोटेशन होगी ना वो एक फिक्स डिग्री तक, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की ये ए है और बी है, तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि बी यहाँ आ जाए और ए यहाँ। तो एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही पॉसिबल है पाई बॉन्ड में, पूरा फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है।
ये कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अपने आप। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, अच्छी तरह से एक बार देखें। फिर आ जाता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। तो देखो बच्चों, ये जो है अभी आपने जो बॉन्डिंग देखी, ओवरलैपिंग देखी है, इसी से रिलेटेड है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन को बताती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दिस अप्रोच डेवलप द हेटलर एंड लंदन 1927 फर्दर प्रोव द पाउलिंग। देखो इसने क्या कहा है कि एटम टेंड टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी बाय केमिकल बॉन्डिंग। इसने कहा है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि वो केमिकल बॉन्डिंग करके अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर ले, पहला पोस्टुलेट। और ये होता भी यही है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्योंकि एटम चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कम करें। व्हेन टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन दैम। जब तक दो एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी चेंज नहीं आता, कोई इंटरैक्शन नहीं होती। व्हेन टू एटम्स स्टार्ट अप्रोचिंग, the electrons of each atom start coming under the influence of the nuclei of the other atom and new attractive and repulsive force began to operate। कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एक का क्लाउड दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इस तरह से दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। मीन्स एक प्रकार का अट्रैक्शन और एक प्रकार का रिपल्सन दोनों स्टार्ट हो जाता है। अभी हम डायग्राम से समझते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, मतलब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इसके बीच में बनेगा। और रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में बनता है, मतलब एक दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और दोनों के न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। देखो इस तरह से, सपोज ये एक एटम है Ha और ये क्या है Hb, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, इनमें क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसका है, किसका, इस He का, और ये इलेक्ट्रॉन किसका हो गया बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे, मतलब ये वाला जो है, हम ये कहें कि ये क्या है, Eb, मतलब ये एक एटम है, एक एटम ये है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन है ये, और इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो है Eb। तो आप देख रहे हैं कि जब ये एक दूसरे के पास आए तो एक एटम का जो न्यूक्लियस था, मान लो Hb का, वो दूसरे Ha के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे अपोजिट हो रहा है। और जब ये पास आएंगे तो इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में और इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। तो ये एक प्रकार का कि ये एटम ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा था, ठीक है, लेकिन एक नया फोर्स बनना स्टार्ट हो गया अपोजिट, एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो एक प्रकार का अट्रैक्शन और एक प्रकार का रिपल्सन दोनों ऑपरेट होने लगते हैं जब केमिकल बॉन्डिंग चलती है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, देन two atom approaches to each other and potential energy decreases ultimately when attractive force, ठीक है, equals to the repulsive force, then bonding take place at a critical distance। जब एक दूसरे के पास आएंगे और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो रिपल्सिव फोर्स से, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाएंगे बच्चों, तब उस समय एक क्रिटिकल डिस्टेंस बनेगी, और उसी डिस्टेंस पर दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और उस समय जो एनर्जी है सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम लोअरिंग में आ जाती है, और वही एटम की बॉन्डिंग एनर्जी। जैसे ये डायग्राम से समझें कि ये दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो लगातार क्या होता जाएगा, आते जाएंगे आते जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, मतलब यहां पर अगर हम ये कहें कि ये है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स, यहां बराबर हो गए, तो दोनों के बीच में क्या हो गई बच्चों, बॉन्डिंग हो गई, इस तरह से यहां पर ओवरलैपिंग हो गई। तो यहां पर ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और लगातार ऐसा चलेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और ये फिक्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगी जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और यहां पर ये एनर्जी डिक्रीज हो गई,
ए से लेके बी तक ये सिस्टम की बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो। इसके बाद अगर आपने जरा सा इनके बीच में, तो यहां पर अगर हम ये कहें तो यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर रिपल्सिव जो फोर्स है बच्चों वो ज्यादा है किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से। और यही रीजन है कि फिर एकदम से एनर्जी बढ़ती है, जबकि ये वाला जो रीजन है यहां पर अगर आप देखें कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है एक ठीक है ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, इस तरह से। और यही कारण है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं और बॉन्डिंग हुई एक फिक्स बॉन्ड डिस्टेंस में, न्यूक्लियर डिस्टेंस में, और इस तरह से मिनिमम जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टेट आ जाती है, वहीं पर बॉन्डिंग होगी। तो जितना एनर्जी चेंज हुआ अपनी फ्री स्टेट से लेकर बॉन्डिंग होने तक, वही उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, बॉन्डिंग एनर्जी। तो इस तरह से हम बॉन्डिंग एनर्जी कह सकते हैं ए से बी तक का चेंज। तो इस तरह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मान लो ग्रेटर देन, ठीक है, ये है आर से, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आर नॉट से जी पीछे छोटी हो गई तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा, और अगर ये बराबर है तो बॉन्डिंग होगा। और यही दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप यहां देखोगे, ठीक है, तो यहां पर जो इंटर न्यूक्लियर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस वाले रीजन में यहां से मतलब पहले तक, तो यहां पर ये ज्यादा है देन आर नॉट। यहां पर जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, वही क्या बन गई आर जीरो, और यहां पर कम हो जाएगी कम। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे ही कम होगी आर नॉट से, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं, फिर हम उनको और नहीं दबा सकते, न्यूक्लियर रिपल्सन होता है। तो इस तरह से एक फिक्स डिस्टेंस में जाके बॉन्डिंग हो गई। जैसे हाइड्रोजन के लिए आर नॉट होता है 74, बॉन्ड लेंथ होती है 4358 किलो जूल। तो इस तरह से ये बीबीटी थ्योरी थी। बीबीटी थ्योरी का जो मेन लिमिटेशन है ना बच्चों, एक चीज बता दूं कि इसका जो लिमिटेशन ऑफ बीबीटी था, ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेन ओनली सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा है कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ बॉन्ड। इस तरह से बहुत सारे इसके कुछ लिमिटेशन थे। एक चीज और बता दूं बच्चों, कई बार आता है पी पाई ओवरलैपिंग पहचानना, ठीक है, कि आपको लिखा होता है कि बताएं कि कौन सी पी पाई। तो ध्यान रखें कि अगर पाई बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम, ठीक है, सॉरी, बिटवीन ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग, तो ये पी पाई तो पाई बॉन्डिंग बिटवीन, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम पीरियड, मीन्स ध्यान रखें सेकेंड पीरियड, मीन्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, तो ये कहलाती है पी पाई। जैसे मैं ये कहूं कि ये है सी, ठीक है, और ये है ओ, अगर यहाँ पाई बॉन्डिंग है तो ये कहलाएगी पी पाई। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, ये 2p है तो ये भी क्या होगा 2p, तो ये ओवरलैपिंग हो सकती है सेम ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ध्यान रखें एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये सब किस में आते हैं बच्चों, पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब दूसरा होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो ये है कि यहां पर आपको पहचानना है कि पाई बॉन्डिंग किसके बीच में दिखनी चाहिए, पाई बॉन्डिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप, के सेकेंड ग्रुप में उनमें होगी पी, एंड एलिमेंट्स ऑफ
थर्ड ग्रुप, मतलब उनमें होगी डी। जैसे P डबल बॉन्ड O, ध्यान रखें यहाँ पर इसकी तो P आएगी और इसकी जो है D आएगी, तो इस तरह से ये कहलाएगी P पाई D पाई। तो PO4 3 माइनस है, SO4 2 माइनस है, ClO4 1 माइनस है, या ClO2 1 माइनस है। तो अगर इस तरह के C डबल बॉन्ड S ये है, तो अगर ये बॉन्डिंग आपको दिखती है तो ध्यान रखें ये D पाई P पाई होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप लिख गया मैं यहाँ पर, पीरियड आएगा बच्चों, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, है ना, कि यहाँ पर सेकेंड पीरियड और ये है थर्ड पीरियड। इसमें भी तो नहीं लिख गया ग्रुप, देखो, ठीक है, एटम ऑफ सेकेंड सेम पीरियड इसमें। तो ये पाई बॉन्डिंग अगर आपको दिखती है तो पहचान जाए। जैसे यहाँ N डबल बॉन्ड SI, तो यहाँ पर ये कौन सी है? D पाई P पाई, इस तरह से। लेकिन N डबल बॉन्ड C है तो ये है P पाई P पाई बॉन्डिंग। समझ गए ना? इस तरह से ओवरलैपिंग। और अगर मान लो स्ट्रेंथ, एक चीज़ और बता दूं, ये हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज़ हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, या हम ये कह सकते हैं बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी S परसेंटेज कैरेक्टर। ये मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग होगी SP और SP के बीच में, फिर SP और SP2 के बीच में, फिर SP2 SP2 के बीच में, फिर SP2 SP3 और फिर SP3 SP3। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है ये ऑर्डर, या हम इसी को बोल सकते हैं ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप ये देखें कि HC ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, H ये है CH डबल बॉन्ड और H CH2 सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर SP है, यहाँ SP2 है और यहाँ SP3, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ यही ऑर्डर होगा बच्चों, या हम ये कहें बॉन्ड एनर्जी का भी यही ऑर्डर होगा। समझ गए ना? और भी देखो, अगर ऐसा लिखा है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड, एक C डबल बॉन्ड C और एक C सिंगल बॉन्ड C, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तो इस तरह से हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हो। तो इस तरह से हमें ओवरलैपिंग से रिलेटेड मैटर अच्छी तरह से समझना है। मैंने एक चीज़ बता दी आपको, ओवरलैपिंग से रिलेटेड BBT थ्योरी बता दी, है ना, इस तरह से। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपका। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो एंड करते हैं इसको।